वक्त हो गया हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे वक्फ एक्ट सेक्युलर देश में क्या सबसे बड़ा धोखा। तुष्टीकरण की राजनीति ने कैसे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। नाम मजहब का लेकिन काम जमीन माफिया का। वक्फ मनमानी पर देश के अलग अलग शहरों से आपको दिखाते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, दीन और दान ये कैसा खेल भाईजान। ये वक्फ बोर्ड का तो यहाँ लूट मचाई का धंधा है। आप देखिए यहाँ 50 करोड़ रुपए की एफडी तनख्वाह की। 10-12 साल से मतलब ये वक्फ बोर्ड वाले हमारे को परेशान कर रहे हैं। दीन और दान ये कैसा खेल भाईजान। नाम मजहब का, काम जमीन माफिया का। वक्फ एक्ट सेकुलर देश में सबसे बड़ा धोखा। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति उसकी है। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल शो सवाल पब्लिक का और न्यूज की पाठशाला में वक्फ बोर्ड के नाम पर मची प्रॉपर्टी कब्जाने की लूट का खुलासा हुआ तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। एक तरफ आचार संहिता लग रही थी, दूसरी तरफ गजट निकालकर वक्फ बोर्ड को संपत्ति सौंपी जा रही थी सरकार की। बोर्ड ये मान ले कि ये संपत्ति उसकी है तो वो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। वाह भाई वाह। हमने तमिलनाडु के उस गांव की कहानी आपको बताई जो एक हिंदू बाहुल गांव है, जहां अपनी ही जमीन बेचने के लिए एक हिंदू को मुस्लिम वक्फ बोर्ड की इजाजत लेनी पड़ी, क्योंकि पूरे गांव को ही वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था। हम अब आपके सामने वक्फ एक्ट के उन अध्यायों को खोलेंगे जिन्हें देखकर, पढ़कर और सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसा सेकुलर देश है जहां 1995 का एक एक्ट सिर्फ एक धर्म को विशेष अधिकार देता है। वक्फ एक्ट की बात बाद में करेंगे। फिलहाल आपको दिल्ली के महरौली इलाके में लेकर चलते हैं, जहां देश के तमाम कानूनों को ताक पर रखकर सिर्फ एक एक्ट की बुनियाद पर वक्फ बोर्ड का कब्जा कायम है। ये लाड़ा सराय का इलाका है और महरौली के जंगलों में हम यहाँ पर हैं। ये महरौली का पहाड़ है। अगर हम दिखाएं तो ये एक तरह महरौली की पहाड़ियाँ, जहाँ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर एक ये इस्लाम मस्जिद बनी है। और अगर आप देखें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर एक बोर्ड जो है लगाया हुआ है, जिस पे उन्होंने सूचना दी है, चेतावनी, कि ये ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है और इस पे अवैध कब्जा करने वालों पर धारा 54 के वक्फ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कहीं भी मामलों में जहां पर ज़मीनी विवाद होता है वहां पर वक्फ यही कहता है कि उसके पास एब्सोल्यूट अधिकार है कि अगर उसे लगता है कि वो ज़मीन मुसलमानों से जुड़ी हुई है तो उन पर वो अपना अधिकार कर सकता है। और ऐसे मामलों के जो विवाद हैं वो सिर्फ वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही निपटाए जा सकते हैं। और इस अगर आप जगह को देखें तो यहाँ पर कुछ 5-6 आपको पक्की जो हैं वो कब्र नज़र आएंगी और इसी के बिना पर जो है यहाँ पर एक मस्जिद खड़ी की गई और उस मस्जिद के आधार पर जो है ये दावा किया गया कि ये जो जगह जंगलों के बीच में है वो वक्फ की ज़मीन है। और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए कहता है कि ये ज़मीन उसकी है। आखिर वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर कैसे हो गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण पर भी वो हावी हो गया? इसके लिए आपको वक्फ एक्ट की उन धाराओं को ध्यान से देखना होगा जिनकी बिना पर आज वक्फ बोर्ड रक्षा और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति का मालिक है। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 क्या कहता है? कहता है अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति उसकी है तो वो उसकी जांच कर सकता है, और अगर बोर्ड ये मान ले कि ये संपत्ति उसकी है तो वो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। वाह भाई वाह। मुझे ये जमीन अच्छी लगी, मैं वहां जाकर खुद ही वहां पर सर्वेक्षण करूं और कहूं ये मुझे लगता है कि मेरी है तो मेरी हो गई। 16 सितंबर को सवाल पब्लिक का में टाइम्स नाउ नवभारत के एडिटर इन चीफ नविका कुमार ने वक्फ एक्ट की धारा 40 को देश के सामने रखा तो जो इस कानून से अनजान थे वो दंग रह गए। वक्फ एक्ट 1995 की ऐसी एक नहीं बल्कि कई और धाराएं हैं जो इसे जमीन कब्जाने की सुप्रीम अथॉरिटी देती हैं।
वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 54 कहता है वक्फ बोर्ड सिर्फ किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति ही नहीं घोषित कर सकता, बल्कि वो उस संपत्ति पर एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए डीएम को भी कह सकता है। डीएम को ऐसी संपत्ति को खाली करवाना होगा, यानी कि वक्फ बोर्ड बन गई सरकार और सरकार आदेश देगी तो डीएम वहां से सब कुछ हटा देगा जो वहां पहले मौजूद हो। अभी ये तो अजीब बात है। मतलब वक्फ बोर्ड ने जिस जमीन को अपना मान लिया उसकी मिल्कियत भी उसे मिलकर रहेगी। इसकी मिसाल है दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बेहद करीब की वो प्रॉपर्टी जिस पर डीडीए को भी अपना दावा छोड़ना पड़ रहा है। दिल्ली के ल्यूटियंस जोन का ये करजन रोड, जिसे आप कस्तूरबा गांधी मार्ग कहते हैं, और इंडिया गेट से सर्कल से आप जैसे ही आएंगे पहले गोल चक्कर के ठीक सामने ये आपको जो मस्जिद दिख रही है, जिस अब्दुल हक मस्जिद जो भारतीय विद्या भवन के ठीक सामने का ये पूरा इलाका, ये वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के तमाम प्रॉपर्टीज़ का वो हिस्सा है जिसे 2014 में एक तरह से सरकार ने क्लेम छोड़ दिया। सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो वक्फ बोर्ड के आगे डीडीए को भी झुकना पड़ गया। तो इसके लिए आपको 16 सितंबर को न्यूज की पाठशाला का ये चैप्टर बहुत ध्यान से देखना होगा। ये 5 मार्च 2014 का गजट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की 61 और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की 62 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाएंगी। इस सरकारी गजट में लिखा है कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कंट्रोल में आने वाली वक्फ संपत्तियों पर अपने अधिग्रहण के अधिकार को छोड़ देगी सरकार। और इन 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपने के लिए बस 2 शर्तें रख दी गई कि इन संपत्तियों के एवज में सरकार या डीडीए या अन्य कोई सरकारी एजेंसी मुआवजा नहीं देगी। अरे जब जमीन ही दे दी है तो मुआवजा क्या दीजिएगा बॉस, करोड़ों की जमीन दे दी है। और दूसरी शर्त कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों से जितने केस सरकार के खिलाफ किए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। मनमोहन सरकार के इसी गजट की वजह से दिल्ली की कई बेशकीमती प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया। इंडिया गेट के गोल चक्कर से कर्तव्य पथ होते हुए आप जैसे ही राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक मानसिंह रोड के बगल में आपको इजाप्तागंज की मस्जिद दिखेगी और ये भी उसी प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा है जो कि 2014 में जिस तरीके से उसको वक्फ को दे दिया गया था। ये तो हुई वक्फ बोर्ड पर तब की सरकार की मेहरबानी की बात। अब आपको इन मेहरबानियों की वजह से लोगों की निजी जमीन पर वक्फ के कब्जे वाली साजिश के कुछ हिस्से दिखाते हैं। ये चंडीगढ़ का मनी माजरा इलाका है जहां एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर एक परिवार की तीसरी पीढ़ी का कब्जा है उस पर भी वक्फ बोर्ड की बुरी नजर सालों से है। इस वक्त हम चंडीगढ़ मनी माजरा में हैं और यहाँ पर एक दुकानदार हैं जो जिनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर है और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का विवाद देखने को मिला था। अमीन जी बताइए किस तरीके से आपको कितना समय हो गया यहाँ पर बैठे? मन तो 100 साल हो गए कट तीसरी पीढ़ी है हमारी यहाँ। क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन का। तो ये यहाँ पर विवाद रहा कि कोई वक्फ बोर्ड भी क्लेम करता है कि हमारी जमीन है या कुछ लोग कहते हैं कि कहीं मस्जिद भी है जी, ठीक है, यहाँ और भी डेरे हैं, कल एक डेरा नहीं है, ये हाफाई मलंग है, वहाँ भी उनका राज है, वो कहते मेरी जगह है पर है नहीं जगह उन्होंने। चंडीगढ़ ही नहीं देहरादून में भी वक्फ बोर्ड इस मजार की अगल बगल की प्रॉपर्टी पर अपना दावा करता है। इस संपत्ति को जिन्होंने खून पसीने की कमाई से खरीदा उन्हें वक्फ बोर्ड से कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आम आदमी की जीवन भर की कमाई चौपट हो जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण है देहरादून का। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे ये एक मजार है, ये मजार है खसरा नंबर 6811 की, और जबकि इसके बराबर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो खसरा नंबर 3 की हैं। और खसरा नंबर 3 पर वक्फ बोर्ड जो कहता है उसका कहने के अनुसार ये है कि ये जो खसरा नंबर 3 है उस पे सीधा सीधा अधिकार उन लोगों का है। 2011 में खरीदी थी मैंने प्रॉपर्टी, नसीम बेगम से खरीदी थी मैंने जमीन। तो 10-11 साल से उसके बाद वक्फ बोर्ड वालों ने हमारे को बार बार परेशान करा, बार बार हमारी डेटें लगाई और तो इनके पास कोई कागज ही नहीं है, इनके पास कोई कागज ही नहीं है जिससे हम ये प्रूफ कर सकें हमारी जमीन है।
भाई बस में ये बेकार में हमारे को टॉर्चर करते जा रहे हैं दिन पे दिन। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, वक्फ बोर्ड वालों ने जमीन कब्जाने में किसी को भी नहीं बख्शा। आलम यह है कि देहरादून के सज्जाद अरशद को भी हर वक्त वक्फ बोर्ड के हाथों अपनी संपत्ति गंवाने का डर सताता रहता है। वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था, जो मैंने पढ़ा है कि बेवाओं के लिए, जो लड़की जवान है उनकी शादी के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके सहारे के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। 50 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं बैंक बैलेंस, बताओ क्या करते हैं। बस जमीनों पे कब्जा है। जहाँ पे आप देख लीजिए कलियर में 100 मज़ार हैं, 5 मज़ार ऐसे हैं जहाँ आमदनी है, वहाँ बैठे हैं। 95 मज़ार ऐसे हैं जहाँ पे कोई आमदनी नहीं है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। वहाँ आमदनी होनी शुरू होगी, वहाँ चादर बिठा के बैठ जाएंगे। जहाँ आमदनी है वहाँ वक्फ बोर्ड का मतलब है। संपत्ति पर दावेदारी का आलम यह है कि वक्फ बोर्ड ने देश के टॉप उद्योगपतियों में शुमार मुकेश अंबानी के घर एंटालिया पर भी दावा ठोक दिया था। ये एंटीलिया कह दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। एंटीलिया जो दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है, उसमें जिस जमीन पर मुकेश अंबानी का घर बना है उसे भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया। मुकेश अंबानी का घर साउथ मुंबई के अल्टामोंट रोड पर 4532 स्क्वायर मीटर की जमीन पर फैला है। एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने करीम भाई इब्राहिम खोजा अनाथालय से यह जमीन पब्लिक ऑक्शन में खरीदी थी। साल 2002 में यह नीलामी हुई थी। जमीन के लिए 21 करोड़ रुपए चुकाए गए थे। वक्फ बोर्ड की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि यह जमीन वक्फ के सदस्यों ने अवैध तरीके से जमीन बेच दी। तो सोचिए, अगर मान लीजिए जमीन थी और अवैध तरीके से बेची गई, तो सोचिए वक्फ बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है। 21 करोड़ रुपए की जमीन अवैध तौर पे बेच दी। इसी तरह से वक्फ बोर्ड कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर भी दावा कर सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी के घर के परिसर के पास एक मजार है। इस मजार पर नजर तब पड़ी जब इस साल 18 मार्च को गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलने उनके घर गए थे। गुलाम नबी आजाद के उनके घर पहुंचने की तस्वीरें जब सामने आईं, तो उसमें मजार भी दिखाई दी। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड के पास ये पावर है कि वो किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है। अधिकतर वक्फ संपत्तियां मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, मजार हैं और खेत हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि मजार वक्फ की संपत्ति है या नहीं, लेकिन कल को वक्फ कह दे ये 10 जनपद जहां सोनिया गांधी जी रहती हैं ये भी वक्फ की संपत्ति है, तो जो 95 का एक्ट है जो नरसिम्हा राव सरकार के बनाकर गई थी, वो सोनिया गांधी का घर भी हो जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ एक्ट 1995 ने वक्फ बोर्ड को बेहद ताकतवर बना दिया। ऐसे में कई मामले सामने आए हैं जहां वक्फ बोर्ड के संचालन में गड़बड़ियां पाई गई हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान तो गड़बड़ियों के आरोप में गिरफ्तार तक हो चुके हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी रेजुलेशन पास हो रहे थे वो इलीगल तरीके से पास हो रहे थे। वो एक इस तरीके से पास हो रहे थे जैसे अमानत साहब दिल्ली वक्फ बोर्ड का दिल्ली सरकार ने इनको मालिक बना दिया, चेयरमैन नहीं बल्कि मालिक बना दिया कि ये जो कुछ कहेंगे वही सत्य हो जाएगा। इन्होंने जमीनी घोटाला बहुत करा है और इन्होंने जो अपने रिश्तेदारों को और अपने वर्करों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर नौकरियां दी हैं, ये बिल्कुल सत्य है। ये तो आदमी जाके वक्फ बोर्ड में जाके देख ले, रिकॉर्ड देख ले। आरोपों के मुताबिक जहां जहां कमाई वहां वहां वक्फ बोर्ड का कब्जा। करप्शन का आलम यह है कि यूपी में जब यह मुद्दा गरमाया, खुद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार से जांच की गुहार लगाई, तो सरकार ने भी सीबीआई जांच की हरी झंडी देने में देर नहीं लगाई। कि उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था दोनों वक्फ बोर्डों को, तो इसलिए आदरणीय अमित शाह जी जब गृह मंत्री बने और उनसे जाकर यहाँ के लोग मिले, हमारे मुस्लिम समाज के लोग मिले, जाकर धर्मगुरु मिले, तमाम समाज सेवी संस्थाओं ने जाकर वहां ये बात रखी कि साहब हम चाहते हैं कि दोनों बोर्डों में अनियमितताओं की, जो वक्फ में अनियमितताएं हो रही हैं, जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है, किसी की जमीन को अपने यहाँ ले आना, किसी की जमीन को बाहर निकाल देना, ये सब चीजें पहले हुई थी। उसको लेकर एक पारदर्शी तरीके से सीबीआई जांच हो जाना चाहिए। तो उसकी संस्तुति करके माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उसकी जांच के आदेश कर दिए। यूपी में वक्फ घोटाले की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कर रही है, लेकिन अब खुद मुस्लिम धर्मगुरु भी न सिर्फ 1995 के एक्ट में संशोधन की मांग कर रहे हैं, बल्कि देश भर में वक्फ के नाम पर मची लूट की सीबीआई तफ्तीश की भी मांग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जो है सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाए,
कि कितनी जमीन पर मुतवल्लियों ने कब्जा किया, कितनी जमीन पर मजहबी लोगों ने कब्जा किया, और ये कब्जा बर्खास्त करा करके सही क्या है गलत क्या है सरकार सीबीआई की इंक्वायरी कराए। और मुझे लगता है कि अगर सरकार को लगता है कि 1955 का एक्ट या 95 का एक्ट, 2014 का एक्ट सही नहीं है तो सरकार अमेंड करे, सरकार भाजपा की है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि सीबीआई की इंक्वायरी जरूरी है। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जमीन से कोई फायदा नहीं मिला, सिर्फ ये घपला करने वालों को, मुतवल्लियों को और लैंड ग्राबर को फायदा मिला। वक्फ बोर्ड के जरिए जो गड़बड़ियां हो रही हैं, इसे लेकर देवबंदी उलेमा क्या सोचते हैं? यूपी में मदरसों के सर्वे के मुद्दे पर जुटे उलेमाओं से ये सवाल हमने पूछा तो सब ने चुप्पी साध ली। वक्फ बोर्ड वाला जो मैटर चल रहा है उसको कोई बात नहीं, उसको ऐसा कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। वक्फ वाला जो मैटर चल रहा है कर्नाटक में, आपको पता ना वक्फ बोर्ड की जो नहीं, उसके ताल्लुक से कोई बात नहीं। आप लोग कुछ नहीं बात की? बड़ा जिन्होंने जो कह दिया ठीक है। बड़े उलेमा जब बोलेंगे तब बोलेंगे, लेकिन देश के सबसे बड़े वकील अब वक्फ एक्ट की धाराओं को मुगलिया करार देते हुए इसे जल्द से जल्द खत्म करने की मांग कर रहे हैं। होता है अल्टीमेटली ये है कि जिसकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित होती है उसको पता भी नहीं चलता है कि उसकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है। जैसे हमने तमिलनाडु का एग्जाम्पल देखा, और 1 साल के अंदर आपने उसे चैलेंज नहीं किया वक्फ ट्राइब्यूनल में तो वो फाइनल हो जाता है। तो ये जो सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 है, ये सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन है। ऐसा कोई भी प्रोविजन किसी और समाज के लोगों के लिए नहीं है। यकीनन वक्फ एक्ट के प्रावधान पूरी तरह से एक तरफा हैं। यही वजह है कि अब देश की बड़ी आबादी देश में धर्म के आधार पर नहीं, इंसानियत के नाते समान नागरिक संहिता की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।